तो आज हम एक बहुत बड़े सवाल की तह तक जाएंगे। एक सुपर पावर अंदर से कैसे खोखली होती है? हमारे पास जो स्रोत है वो हमें सीधे दिल्ली सल्तनत के दौर में ले जाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे एक मजबूत केंद्रीय सत्ता की मशीनरी पहले कह सकते हैं जाम हुई और फिर बिखर गई। बिल्कुल। और ये सिर्फ टूटने की कहानी नहीं है, बल्कि ये उसके बाद कुछ नया और दिलचस्प बनने की भी कहानी है। आज हम सल्तनत के उन शक्तिशाली अमीरों को समझेंगे जो किंग मेकर भी थे और किंग ब्रेकर भी। हम उस अनोखी आर्थिक व्यवस्था यानी इक्ता प्रणाली की चीरफाड़ करेंगे जो सल्तनत का इंजन थी, और फिर देखेंगे कि जब ये सल्तनत बिखर गई तो उसके खंडहरों पर पूरे भारत में कैसे नए और जानदार राज्यों का एक पूरा गुलदस्ता खिल उठा। तो हमारा मिशन साफ है। हमें ये समझना है कि मध्यकालीन भारत में सत्ता का ढांचा कैसे काम करता था, वो कौन सी दरारें थी जिनसे ये ढांचा कमजोर हुआ, और इस बिखराव का नतीजा क्या निकला। क्या ये सिर्फ एक अंत था या एक नई शुरुआत भी? चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सल्तनत के पावर ब्रोकर्स की, यानी अमीरों की। स्रोत जब भी सल्तनत की बात करते हैं, इन अमीरों का जिक्र बार बार आता है। ये सिर्फ नाम के दरबारी नहीं थे, ये असल में सत्ता के बड़े हिस्सेदार थे। हिस्सेदार से भी ज्यादा इनकी शक्ति का असली स्रोत था इनका पद। कल्पना कीजिए, आप एक बहुत बड़े प्रांत के गवर्नर हैं, आपके पास अपनी सेना है, अपना खजाना है, और आप दिल्ली से बहुत दूर बैठे हैं। यही हकीकत थी इन अमीरों की। स्रोत साफ साफ बताते हैं कि इसी बेहिसाब ताकत के दम पर ये जब चाहें सुल्तान के लिए सिरदर्द बन जाते थे। एक मिनट, मतलब उनके पास अपनी निजी सेनाएं थीं जिनका खर्चा सल्तनत उठा रही थी? हाँ, ये तो किसी भी शासक के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये तो विद्रोह को खुला न्योता देने जैसा है। बिल्कुल, और विद्रोह होते भी थे। कई बार ये अमीर बगावत करके आजाद हुकूमत बना लेते थे, या फिर उससे भी एक कदम आगे बढ़कर सीधे दिल्ली के तख्त पर ही कब्जा कर लेते थे। अच्छा, सल्तनत का इतिहास ऐसे तख्ता पलट से भरा पड़ा है। और ये लोग आते कहाँ से थे? मतलब क्या ये सब एक ही गुट के थे? ज्यादातर अमीर तुर्की या अफगान मूल के उन परिवारों से थे जो कई पीढ़ियों से भारत में बस चुके थे। कुछ ऐसे भी थे जो मध्य एशिया से अपनी किस्मत आजमाने भारत आए और सुल्तान की नौकरी में लग गए। तो बड़े बड़े पद जैसे प्रांतीय गवर्नर या सेनापति सब इन्हीं परिवारों के पास रहते थे? हाँ, ये एक तरह का सत्ता का बंद क्लब था। यहाँ पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। स्रोत बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के दौर के बाद इस बंद क्लब के दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। भारतीय मुसलमानों और यहाँ तक कि हिंदुओं को भी प्रशासन में बड़े पद मिलने लगे। ये एक बहुत ही अहम बदलाव था, और यहाँ हमें सत्ता का एक क्लासिक पैटर्न देखने को मिलता है। जब भी कोई भारी शक्ति किसी बड़ी आबादी पर राज करती है, एक समय आता है जब उसे स्थानीय लोगों को प्रशासन में शामिल करना ही पड़ता है। सही। ये सिर्फ राजनीतिक जरूरत नहीं थी, बल्कि ये सल्तनत के धीरे धीरे भारतीयकरण होने का भी एक बड़ा सबूत था। शासन को चलाने और उसे मजबूत करने के लिए स्थानीय प्रतिभा और समर्थन की जरूरत पड़ने लगी थी। ठीक है, तो हमारे पास ये बेहद शक्तिशाली और कभी-कभी बगावती तेवर वाले अमीर है। अब सवाल ये उठता है कि सल्तनत इन्हें वेतन कैसे देती थी? क्या सबको नकद तनख्वाह मिलती थी या कोई और तरीका था? देखिए, नकद तनख्वाह देना इतने बड़े पैमाने पर बहुत मुश्किल था। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही चालाक व्यवस्था बनाई, जिसे इक्ता प्रणाली कहा जाता है। इक्ता प्रणाली? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि सुल्तान अपने अधिकारी को तनख्वाह में कैश देने के बजाय एक जमीन का टुकड़ा या कुछ गांव दे देता था। मतलब उसे जमीन का मालिक बना दिया? नहीं, यही तो इस सिस्टम की खास बात है। अधिकारी उस जमीन का मालिक नहीं होता था, उसे सिर्फ उस इलाके से राजस्व यानी टैक्स वसूलने का अधिकार मिलता था। अच्छा, ये एक तरह का रेवेन्यू असाइनमेंट था। तो ये एक फ्रैंचाइजी मॉडल जैसा है। आपको एक इलाके का रेवेन्यू संभालने का अधिकार मिलता है, लेकिन आप उस दुकान के मालिक नहीं हैं, और हेड ऑफिस यानी सुल्तान जब चाहे आपको किसी दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर सकता है। क्या खूब एनालॉजी है। बिल्कुल यही था। इक्ता पाने वाले को इक्तादार कहते थे। इक्तादार? वो वसूले गए टैक्स में से एक तय हिस्सा अपनी तनख्वाह और अपनी सेना के रखरखाव के लिए रखता था। जो भी पैसा बचता, जिसे फवाजील कहते थे, उसे सालाना सुल्तान के खजाने में जमा कराना होता था। साथ ही अपने इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखना भी उसी की जिम्मेदारी थी। ये व्यवस्था सुनने में तो काफी मजबूत लगती है। इससे सुल्तान का नियंत्रण बना रहता होगा, लेकिन स्रोत कहते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी छिपी थी। बिल्कुल। ये अनुदान वंशानुगत नहीं था और इसका तबादला हो सकता था, लेकिन जैसे ही दिल्ली में बैठा सुल्तान कमजोर पड़ता, ये नियम हवा हो जाता था। और और यहीं से सल्तनत के ताबूत में कील ठुकनी शुरू हो गई।
जैसे ही इक्ता वंशानुगत होने लगा, यानी बाप के बाद बेटे को मिलने लगा, तो वो जमीन का टुकड़ा उन अमीरों के लिए एक स्थायी शक्ति का अड्डा बन गया। अच्छा। अब उनके पास एक मजबूत जमीनी आधार था। अब सुल्तान को चुनौती देना या विद्रोह करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया था। ये तो बड़ी मजेदार बात है। स्रोत ये भी बताते हैं कि ये अमीर बहुत शान शौकत की जिंदगी जीते थे, लेकिन अक्सर हिंदू साहूकारों के भारी कर्ज में डूबे रहते थे। हाँ, मतलब बाहर से इतने शक्तिशाली दिखने वाले लोग अंदर से कर्ज के बोझ तले दबे थे। ये तो आज की टू बिग टू फेल जैसा कुछ लग रहा है। बिल्कुल। ये उनकी आर्थिक अस्थिरता को भी दिखाता है। अब प्रशासन में सिर्फ इक्तदार ही नहीं थे, सुल्तान कुछ जमीन सीधे अपने नियंत्रण में भी रखता था, जिसे खालसा भूमि कहते थे। खालसा। इसका राजस्व सीधे शाही खजाने में जाता था। बाकी राजस्व वसूलने का जमीनी काम वही पुराने स्थानीय अधिकारी करते थे जो तुर्कों के आने से पहले से मौजूद थे, जैसे एक गांव का मुखिया, मुकद्दम और जमीन का सारा हिसाब किताब रखने वाला पटवारी। और दिल्ली में बैठकर इस पूरे सिस्टम की निगरानी कौन करता था? केंद्र में दो सबसे बड़े अधिकारी थे। एक था वजीर, जो आज के प्रधानमंत्री की तरह पूरे प्रशासन की धुरी था। वो राजस्व से लेकर हर प्रशासनिक मामले पर सुल्तान का दाहिना हाथ था। और दूसरा था सेना का बख्शी, जो एक तरह से रक्षा मंत्री और ऑडिटर जनरल का मिला-जुला रूप था। अच्छा। सेना को वेतन देना, उनका रिकॉर्ड रखना और उनके खर्चों पर नजर रखना उसका काम था। इनके अलावा मुख्य काजी था, जो मुख्य न्यायाधीश की तरह काम करता था। तो किसी भी सुल्तान की सफलता इस बात पर बहुत निर्भर करती थी कि उसका वजीर कितना काबिल है। बिल्कुल। तो कुल मिलाके तस्वीर ये बनती है कि एक सिस्टम बनाया तो गया था नियंत्रण के लिए, लेकिन उसमें ऐसी दरारें थीं कि जैसे ही केंद्र की पकड़ ढीली हुई, पूरा ढांचा भरभरा कर गिरने लगा। सही। जैसे ही दिल्ली की पकड़ ढीली हुई, सल्तनत के पुराने प्रांतों ने एक एक करके अपनी आजादी का ऐलान करना शुरू कर दिया। साम्राज्य का बिखराव शुरू हो चुका था। चलिए अब जरा भारत के नक्शे पर एक टूर करते हैं और देखते हैं कि ये नए राज्य कहाँ और कैसे उभरे। पश्चिम से शुरू करते हैं। पश्चिम भारत में गुजरात और मालवा दो बड़ी ताकतें बनकर उभरे। गुजरात में अहमद शाह ने अहमदाबाद शहर की नींव रखी और उसे एक शक्तिशाली राज्य बनाया। वहीं मालवा के हुशंग शाह ने मांडू का मशहूर और खूबसूरत किला बनवाया। ये दोनों राज्य अक्सर आपस में और अपने पड़ोसी राजपूत राज्यों मेवाड़ और मारवाड़ से लड़ते रहते थे। और यहीं पर राणा कुंभा का नाम आता है, सिर्फ एक राजा के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे किरदार के तौर पर जो उस दौर की कहानी कहता है। सही कहा। मेवाड़ के राणा कुंभा सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक बेहतरीन कवि और संगीतकार भी थे। वाह! ये बात अपने आप में दिलचस्प है कि एक तरफ दिल्ली की सल्तनत बिखर रही थी और दूसरी तरफ मेवाड़ जैसा एक राजपूत राज्य न सिर्फ अपनी आजादी बरकरार रखे हुए था, बल्कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी फल फूल रहा था। अब जरा उत्तर की ओर चलते हैं। पहाड़ों में कश्मीर की क्या कहानी थी? 15वीं शताब्दी में कश्मीर में ज़ैनुल आबिदीन का शासन था, जिन्हें लोग प्यार से बड़शाह यानी महान सुल्तान कहते थे। बड़शाह। वो फारसी और संस्कृत दोनों भाषाओं के बड़े विद्वान थे। उनकी तुलना अक्सर फिरोज तुगलक से की जाती है, क्योंकि वो अपनी प्रजा की भलाई, नहरें बनवाने और कला को बढ़ावा देने में बहुत यकीन रखते थे। तो वो उस दौर में एक शांत और समृद्ध शासन का प्रतीक थे। बिल्कुल। और पूर्व में क्या हो रहा था? पूर्वी भारत में जौनपुर और बंगाल दो बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे। अच्छा। मजे की बात यह है कि दोनों की स्थापना सल्तनत के ही बागी गवर्नरों ने की थी। शर्की राजाओं का शासन था और वो इतने महत्वाकांक्षी थे कि दिल्ली पर कब्जा करने के सपने देखते थे। हालांकि कभी कामयाब नहीं हुए, लेकिन जौनपुर हिंदी साहित्य और शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। और बंगाल? वहीं बंगाल में तुर्क, अफगान और कुछ समय के लिए तो एक हबशी यानी अबिसीनियन शासक ने भी राज किया। इन सभी शासकों की खास बात यह थी कि उन्होंने बंगाली भाषा और स्थानीय संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया। उत्तर, पश्चिम और पूरब में तो ये सब चल ही रहा था, लेकिन असली ड्रामा तो दक्कन के पठार पर तैयार हो रहा था, जहां दो नई महाशक्तियां एक दूसरे के खून की प्यासी थी। हाँ, दक्षिण में बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों का उदय हुआ। और यहां भी विडंबना देखिए, इन दोनों की स्थापना भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सल्तनत के ही विद्रोही अधिकारियों ने की थी। अच्छा। 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की नींव रखी
और खुद को अलाउद्दीन बहमन शाह कहलाया। और विजयनगर, उसकी कहानी तो बहुत मशहूर है। बिल्कुल। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। उन्होंने सल्तनत की कमजोर होती पकड़ को सही समय पर पहचान लिया। उन्होंने आज के मैसूर के पास के इलाके पर कब्जा किया और अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। और उनकी राजधानी थी हस्तिनावती, जिसे आज हम दुनिया भर में हम्पी के शानदार खंडहरों के नाम से जानते हैं। और स्रोत बताते हैं कि ये दोनों पड़ोसी राज्य बहमनी और विजयनगर लगभग 200 सालों तक लगातार एक दूसरे से लड़ते रहे। आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी? इस दुश्मनी के पीछे कोई एक नहीं, बल्कि 3 ठोस आर्थिक और रणनीतिक कारण थे। 3 कारण? हाँ। पहला और सबसे बड़ा कारण था रायचूर दोआब का इलाका। रायचूर दोआब? ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच की बेइंतहा उपजाऊ जमीन थी, जो किसी भी राज्य की सेना का पेट भरने और खजाना भरने के लिए जरूरी थी। दोनों इस पर अपना हक जताते थे। तो पहला कारण हुआ जमीन यानी अनाज। बिल्कुल। दूसरा कारण था पैसा यानी हीरे। हीरे? बहमनी सल्तनत के गोलकोंडा इलाके में हीरे की खदानें थी, जिन पर विजयनगर की नजर हमेशा लगी रहती थी। और तीसरा कारण था रुतबा और महत्वाकांक्षा। दोनों ही साम्राज्यों के शासक खुद को पूरे प्रायद्वीप का स्वामी मानते थे और अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। तो मतलब जमीन, पैसा और सत्ता? हाँ। ये तो एक परफेक्ट कॉकटेल है कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई के लिए। इस लड़ाई का असर आसपास के छोटे राज्यों पर क्या पड़ता होगा? उन्हें हमेशा किसी एक का पक्ष लेने के लिए मजबूर होना पड़ता था। उड़ीसा, आंध्र और मदुरै जैसे पूर्वी तट के राज्य इस खींचतान में पिस रहे थे। अच्छा। विजयनगर ने 1370 में मदुरै को जीत लिया और फिर पश्चिमी तट पर गोवा पर भी कब्जा कर लिया, जो उस समय अरब घोड़ों के व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। उधर बहमनी सल्तनत अपने उत्तरी पड़ोसियों गुजरात और मालवा के साथ लड़ाइयों में उलझी हुई थी। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। सल्तनत तो आर्थिक रूप से कमजोर होकर बिखर रही थी, तो फिर ये नए राज्य इतने शक्तिशाली कैसे बन गए? इनकी अर्थव्यवस्था का इंजन क्या था? इनके पास आय के 2 मजबूत स्रोत थे। पहला जाहिर है भू राजस्व। खासकर जौनपुर और बंगाल जैसे उपजाऊ इलाकों में खेती से बहुत आमदनी होती थी। और दूसरा? और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण स्रोत था व्यापार। ये व्यापार सिर्फ भारत के अंदर होता था या विदेशों से भी? विदेशों से होने वाले व्यापार ने इन राज्यों को मालामाल कर दिया। गुजरात और बंगाल के बंदरगाह पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और यहां तक कि चीन के साथ व्यापार के बड़े केंद्र थे। अच्छा। यहां से कपड़े, मसाले और दूसरी चीजें बाहर जाती थीं और बदले में सोना चांदी आता था। बहमनी और विजयनगर भी इस समुद्री व्यापार में पूरी तरह शामिल थे। और जो राज्य जमीन से घिरे थे, जैसे राजस्थान और मालवा, वो राज्य जमीनी व्यापार मार्गों पर स्थित होने का फायदा उठाते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली की राजनीतिक सत्ता तो बिखर गई, लेकिन आर्थिक गतिविधियां रुकी नहीं, बल्कि और ज्यादा फैल गईं। बस उनके केंद्र बदल गए। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये राज्य राजनीतिक रूप से शायद दिल्ली सल्तनत जितने विशाल नहीं थे, लेकिन सांस्कृतिक रूप से ये दौर एक पुनर्जागरण का था। ये तो बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। मतलब सत्ता के बिखरने से संस्कृति को नया जीवन मिला। हाँ, एक बड़ी केंद्रीय सत्ता के ना होने से क्षेत्रीय पहचानों को फलने फूलने का मौका मिला। कैसे? इन्हीं राज्यों के संरक्षण में क्षेत्रीय भाषाओं जैसे बंगाली, गुजराती, मराठी में साहित्य रचा गया। वास्तुकला की नई शैलियां विकसित हुईं, जैसे मांडू और जौनपुर में। चित्रकला और संगीत को नए पंख लगे। तो राजनीतिक विखंडन ने एक तरह से सांस्कृतिक विविधता को जन्म दिया और समृद्धि को भी। को आज हमने देखा कि कैसे दिल्ली सल्तनत की केंद्रीकृत शक्ति, जो अमीरों की महत्वाकांक्षा और एकता प्रणाली की खामियों की वजह से अंदर ही अंदर खोखली हो रही थी, आखिरकार बिखर गई। लेकिन उसके खंडरों पर पूरे भारत में ऐसे जीवंत, प्रतिस्पर्धी और सांस्कृतिक रूप से अमीर क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, जिन्होंने आने वाली सदियों के लिए भारत की पहचान को गढ़ा। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। जी। स्रोत हमें बताते हैं कि ये नए राज्य सैन्य और राजनीतिक रूप से दिल्ली सल्तनत से कमजोर थे, लेकिन उनका जो सांस्कृतिक और आर्थिक योगदान था, जिसने सदियों तक क्षेत्रीय पहचान को आकार दिया, क्या उसे शक्ति का एक अलग और शायद ज्यादा टिकाऊ रूप नहीं माना जा सकता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, हम किसी राज्य की कामयाबी को तौलते कैसे हैं? सिर्फ उसकी फौजी ताकत से, या इस बात से भी कि उसने अपनी कला और संस्कृति की क्या छाप छोड़ी?